हाय प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी और आपके परिवार को। तो जैसा हम देख रहे हैं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर जो हेल्ड ऑन 27 जनवरी 2019 को हुआ था, उसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 54 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो पहले हम 20 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करवाएंगे, फिर उसके बाद 54 क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले हैं उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। ओके, तो बिना हम डिले किए हुए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को एक राइट अप्रोच में कैसे सॉल्व किया जाए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित है, शेष फल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी 3 अंकों की जो संख्या होती है वो 1000 होती है। क्या होती है? 1000। ओके, अब इसको हम अगर 13 से भाग करें तो आपको पता है 13 सत्ते क्या होगा? 91। लेकिन हमें 13 से ये संख्या 3 अंकों वाली एकदम भाग वो कंप्लीटली चला जाना चाहिए, बट यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 9। 9 है, इसको हमें क्या बनाना है? 13। 9 को 13 बनाने के लिए कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है, तब आपका क्या बनेगा? 13 से कंप्लीटली डिविजल होगा। इट मीन्स 13 से सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होगी वो 104 होगी। ओके, हमेशा आप क्या करेंगे कि कोई भी 3 अंक की, 4 अंक की, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होती है और वो कंप्लीटली डिविजल है कि नहीं है उसके आसपास पहुंचना है, तो सबसे पहले उससे भाग कर लो। अगर कंप्लीटली डिविजल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो शेषफल कितना बचा? 9। इसको 13 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4, यानी 104। 100 पहले था छोटी छोटी, अब 104 हो गया। अब इसको हमें किससे भाग करना है? 16 से। 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 8। बस यही हमसे पूछा गया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 8। राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। वर्गमूल की गणना की जाती है किसकी? एक एक स्टेप पढ़ते हैं और समझते हैं। 6561 का इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल आप देखेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा? 81 होगा। राइट, जैसे 80 होता था 6400 होता, थोड़ा से ज्यादा है 81, और एक के ही यूनिट डिजिट में एक आएगा या 9। 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट ना, तो 81 है। राइट, 81 का यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल, यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल किसका है? 9 का। किसका वर्गमूल है यह संख्या? स्वयं के वर्गमूल, यानी 9। 81 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 9। 9 के द्वारा ये विभाजित किया जाता, तो परिणाम क्या होगा बेटा? आप देखेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा? 9। जो आपका क्वेश्चन बचेगा, भागफल बचेगा 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 9। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास को दुगना किया जाता है। व्यास क्या होता है? डायमीटर होता है। त्रिज्या, त्रिज्या का डबल व्यास होता है। व्यास क्या होता है? डायमीटर। d बराबर डायमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। ओके, यानी त्रिज्या हमें जब निकालना होता है तो हम डायमीटर को किससे भाग कर देते हैं? 2। ओके, तो आगे देखते हैं, एक वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? ओके, तो मान लो कि कुछ हमें मान लेते हैं। लेट्स, पहले जो था डायमीटर हमने मान लिया 2 था, अब दुगना कर दोगे, नया ये D1 मान लो डायमीटर, ये क्या मान लो? D2 मान लो, तो अब दुगना करने पर कितना हो गया? 4 हो गया। राइट, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? आपको पता है सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। एक दूसरा, ये पहला है हमने मान लिया, ये दूसरा है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा। राइट, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और दूसरा पाई आर स्क्वायर। पाई से देखो पाई ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको क्या बचेगा? आर का स्क्वायर। तो पहले हमने कितना माना है? पहले क्या था? 2। 2 का स्क्वायर। राइट, फिर अब दुगुना करेंगे तो किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर होगा। राइट,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये देखेंगे आपका 4 से डिविजल है, तो 1:4 हो जाएगा। पहले हमने माना, पहले हमारा क्या था, क्षेत्रफल 1 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना हो गया 4 गुना हो गया। कितना हो गया 4 गुना हो गया। गुने में दिया है, मल्टीपल में दिया है, फोल्ड में दिया है, टाइम्स में दिया है, राइट, 4 गुना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब कह रहा है कि x के बैंक खाते में 86.54 है। कितने रुपए 86.54, ये शेष है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। 55.31 रुपए जमा की जाता है। कितना जमा करता है तो जोड़ दो, जितना आपका पहले था अब आपने इतना जमा कर दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जोड़ देते हैं कितना हो गया। आप देखेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 5 11, 8 5 13, 1 14, राइट, 141.85 रुपए है। और 84.33 रुपए की निकासी यानी विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद वो बोले हैं रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, तो आप इसको घटा दो यहाँ से। फिर 84.33 आप जब घटाएंगे, जोड़ घटाना है, 5 में से 3 2, 8 में से 3 5, राइट, 11 में से 4 गए 7, फिर 13 में से 8 गए 5। आप देखेंगे कितना बच गया 57.52, राइट, 57.52। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 के एलसीएम लासा मतलब एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर इसके स्वयं इसके द्वारा विभाजित किया जाता है। स्वयं इसके द्वारा मतलब उसी संख्या से। तो परिणाम क्या है? अभी तो हमें कोई संख्या पता नहीं, तो हम संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो तो कुछ खास मतलब लैंग्वेज पकड़ में आएगी, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बट हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि बेटा संख्या क्या है, x है, राइट। अब इस संख्या में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 3003, राइट। अब इस संख्या को किसके एलसीएम से भाग किया जाए, 7, 11 और 13। आपस में ये को प्राइम भी है और ये सभी संख्या क्या है, प्राइम है। तो आपको पता है इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम होता है। किसी भी को प्राइम संख्या का मल्टीपल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। ये तो प्राइम भी है और को प्राइम भी है। इतना हुआ। आगे वाला कह रहा है फिर इसी संख्या के स्वयं से विभाजित किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। वो संख्या क्या था, x। फिर इसी x को विभाजित कर देंगे तो ये तो कट ही जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको 7 से काटे तो 7 चौक कितना होगा 28, 2 बच गया, फिर 7 दूनी 14, 7 9 63, राइट। अब 11 से इनको डिवाइड करते हैं, 11 3 33, ओके। फिर बच गए आपके 33 और बच गए आपके कितना बेटा 33 और 9 और 11 9 99, ओके। मतलब थोड़ी सिंप्लीफाइड है। अब फिर किससे भाग करेंगे, 13, 13 तिया क्या हो गया 39। तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। क्वेश्चन की अप्रोच समझने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा तो उसको आप इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन अप्रोच सीखिए, कंसेप्ट सीखिए। अब आपसे कह रहा है कि 10x + 5, राइट। ये जो आपका अनुपात है, अनुपात को हम क्या कर लें, फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 42x + 8 बराबर 5:8 दिया गया है। ये दिया गया, हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अनुपात को इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ये घना अनुपात मतलब घन करना, तो 5 का घन, 5 का घन। फिर उसके बाद क्या बताना है, x का क्यूब बताना है। इट मीन्स कि हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चे, 10x + 5, राइट, डिवाइड बाई 42x + 8। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। देखो कोई एक वैल्यू ले लो, पूरा जरूरी नहीं कि आप इसमें इधर का इधर मल्टीपल करो, इधर का इधर मल्टीपल करो, फिर जाके वैल्यू निकालो, कोई जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि 10x + 5 बराबर 125 है ना, यहीं से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 5 को इधर भेज दो तो 10x + 125 - 5, तो
x बराबर 120 बट्टे क्या आ जाएगा 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10 आ जाएगी। तो हमें पूछा क्या गया, x का क्यूब पूछा गया और 12 आ जाएगी, सॉरी इसको ध्यान से देखना बेटा, 12 आ जाएगी, राइट ना। तो 12 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 1700 क्या होता 28, नहीं पता है तो आप पता करिए और डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड करिए, नहीं तो 12 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा 1728, राइट ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 40 के वर्ग के 40% का एक चौथाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 40 के वर्ग का मतलब होता है 40 का 2 बार मल्टीपल का 40% क्या होता है, 40 फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, या तो 40/100 लिख लो, अल्टीमेटली कट के 2/5 हो जाएगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, कुछ आपको याद होना चाहिए। का एक चौथाई 25% यानी 1/4। आप देखेंगे ये दोनों का मल्टीपल मिला के कितना हो जाएगा 20, 20 दूनी कितना हो गया 40, 2 दूनी 4, और देखेंगे आपका 40 × 4 बच गया, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा 160 आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 160 हो गया, राइट ना बेटा। नेक्स्ट, अब सुनो, कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ क्या याद कीजिए। मेरी बात सुनो, एक तो क्या होता है सेलिंग प्राइस, एक तो आपकी कास्ट प्राइस होती है, बहुत ध्यान से समझना। एक आपकी क्या होती है कास्ट प्राइस होती है, एक आपकी सेलिंग प्राइस होती है। मार्क प्राइस की यहाँ कोई बात नहीं है। मार्क्स प्राइस मतलब होता है कि जो हमारी कास्ट प्राइस होती है 10 रुपए, हमने सामान को 20 रुपए मार्क्स कर लिया बट डिस्काउंट देके बेचते हैं, राइट, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये कह रहा है कि मान लो यहाँ तो हमें कुछ नहीं पता कास्ट प्राइस क्या, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया एक्स। पहले रुकिए हम आपको समझा दें, एक चीज हम कंसेप्ट समझा दें। लेट्स सी कि आपका जो लागत था 10 रुपए, आपने इस सामान को 15 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हुआ। आप कहेंगे सर एसपी माइनस सीपी, तो यही हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। बोलो प्रॉफिट तो यही होगा ना बेटा, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए, ठीक है, वही तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 15 रुपए में आपने बेचा, 10 रुपए आपकी लागत थी, आपको प्रॉफिट कितने हुआ 5। ये बात आपको समझ में आना जरूरी है। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाना चाह रहे हैं इसी को बेस मान के कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहां हमें कुछ नहीं पता है, हम कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस को क्या मान लेते हैं y। इतनी बात समझ में आई। लेकिन इन्होंने कहा कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया तो कॉस्ट तो हमारा x ही रहेगा। दूसरे केस में कॉस्ट तो हमारा क्या रहेगा x जो माना है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तब हमारा प्रॉफिट 5 गुना हो जाता, 5 गुना, तब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता बेटा 5 गुना हो जाता। बात समझ में आए। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसे बनाते हैं। पहला इक्वेशन ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हम इधर थोड़ा से बता दे रहे हैं आपको, y में से हम क्या करें x को घटा दें। दूसरे में सेलिंग 3y है, हम किसको घटा दें x को घटा दें, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है बेटा 5 गुना, तो 5 गुना हम इधर से मल्टीप्लाई कर दे बस। अब आपको क्या करना है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y माइनस 5x 3y माइनस x, ओके, ये -5 है, ये 5y है, इसको देखो इधर 3y इधर आके तो कितना हो जाएगा 2y। थोड़ी सी जोड़ घटाना आपको आनी चाहिए। ये -5 इधर जाएगा, ये -x, तो कितना बचेगा 4x। आप देखेंगे इसको इससे कैंसिल आउट करो, ये वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं इधर इस साइड, तो ये बचेगा बेटा y बराबर आपका 2x, ठीक है। तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो y डिवाइड बाई x 2/1, राइट, ये मिलेगा। यानी कि हम x और y को माने तो x हमारा कितना था, ये देखो y हमारा सेलिंग प्राइस था और x हमारा क्या था कॉस्ट प्राइस था। तो हमें देखो तो हमने माना था बेटा, तो पहले कॉस्ट प्राइस x थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने x माना तो 1 था, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2, कितना बढ़ गया 1, प्रतिशत में निकालना है कितने पर 1 पर, तो कितने प्रतिशत हो गया 100% का लाभ होगा। इस केस में कितने का होगा बेटा 100% का। ये बात थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
हम एक एक स्टेप सॉल्व करके बता दिए ताकि आप समझ पाओ, राइट। नेक्स्ट, एक्स 4200 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, कितने में? 42,000 में, सॉरी 42,000, राइट। 6,000 रुपये मरम्मत लगवा करता है, यानी उस पे रिपेयरिंग करता है, तो 6,000 रुपये और खर्च कर देगा। टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, यानी कि आप कहोगे स्कूटर की लागत कितनी होगी? 48,000। और स्कूटर 54,000 में बेच देता है। अब देखो 48,000 में आपने खरीदा और 54,000 में आपने बेच दिया, उसका लाभ क्या है प्रतिशत में बताना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, राइट। ये 6,48 और 6,9 54, 8 रुपए की चीज आपने 9 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट आपको 1 पर हुआ। किस पे हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेशन जाते हैं? आपके कॉस्ट प्राइस पर 8। 1/8 आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप मल्टीपल करो 100 से। वैसे तो हमें पता है 12 पॉइंट क्या होता है, 5% होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु कितने की है? 110 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है। 104.5 रुपए में बेची जाती है तो कितनी छूट दी जाती है? आपने 110 रुपए की चीज है, आपने 104.5 में, तो छूट कितने का हो गया? 5, 5.5 का हो गया। किस पे आपने दिया? यही इसी पर तो दिया है 110। परसेंटेज निकाल लो आप, यहाँ पॉइंट हटाओगे, दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 11 पचे 55। तो कितने प्रतिशत का आपने छोड़ दिया? 5% का। ये बात सबको शायद समझ में आ रहा होगा, राइट। आगे की तरफ मूव करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में 1,600 रुपए, 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 1,600। और 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 1,680। 1,600 और 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 1,680। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंक्रीमेंट होता है कितना प्रतिशत हुआ, चाहे तीसरे वर्ष का दूसरे वर्ष से निकालना हो, चाहे दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष, या तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष निकालना हो, तो परसेंटेज वृद्धि क्या होगी? सेम होगी। आप देखो 1,600 रुपए से कितना बढ़ गया? 80 रुपए बढ़ गया, ठीक है बेटा। 80 रुपए बढ़ा है, दूसरे 2 साल तक कितना था? 1,600। बस इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। अब देखो टाइम नहीं थी सारी को एक्सप्लेन करके आपको बता देते ये क्यों और कैसे होता है, बट 5% होगा। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, एक वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक वर्ष में कितना है? टाइम कितना है? 1 ईयर के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज का कितने प्रतिशत है? 4 पर निवेशित किया जाता। कितने रुपए है? 25,000। ध्यान से समझना, कितने रुपए है? 25,000। ये अर्धवार्षिक रूप से समझ। अर्धवार्षिक का मतलब होता है एक साल में 2 बनेगा, कितने बनेगा? 2 बार। और जब ब्याज सालाना 4 है तो अर्धवार्षिक इसका हाफ हो जाता है, यानी 2% हो गया, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो 2% 2 साल के लिए, ऐसे बोल सकते हो। तो रूप से समायोजित की जाती है तो कितनी हो जाएगी? समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी, मतलब ये 25,000 का कितना बढ़ जाएगा? तो मेरी बात सुनो, 2% या 2 तरीका आपके, 2%, सुनो 2%, यानी कि हम प्रतिशत में लिखे 2/50, 100, 151। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहली बात, आपके पास ये क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया, 51 रुपए था, एक बढ़ गया इस पे तो कितना हो गया? 52 हो गया। बात समझ पा रहे हो? फिर दूसरे साल 51 से कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। या तो एक तरीका ये है, आप ऐसे सॉल्व कर लो, ओके। दूसरा तरीका ये है कि आपको सक्सेसिव परसेंटेज निकालने आने चाहिए। 2 + 2, मेरी बात समझ पा रहे हैं, +2 × 2 डिवाइड बाई 100, तो आप देखेंगे 4.04% का बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या कहा? 100% इसका था, तो ये अमाउंट 100% था। अब ये बढ़ के कितना हो गया? 104.4 हो गया, ओके। अब नहीं तो या 51 × 51 रखो, फिर 52 × 52 करो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में देखो, ये 2 जीरो ये कट गए,
अब इधर आप देखना 0.104, ठीक है, 100 जोड़ने पर कितना बढ़ा, 4.04 बढ़ा है, राइट, 104.04। अब इसको आगे सॉल्व करो। अब 2 जीरो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो आई थिंक और आ जाएंगे। ये 25 चौका कितने हो गए, 100 हो गए। ये आपका 10 बच गया। अब आपको इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, 104 और 04। अब 4 से डायरेक्ट भाग कर देते हैं ना, तो देखें 4 दूनी 8 बचा 2, 4 छक 24, ठीक है, 0 ये बचेगा 26 0 10। अब जब इसको भाग करेंगे तो यही बचेगा, एक बार कंफर्म कर लेना, यही बचेगा। तो जो 25,000 का अमाउंट था वो बढ़ के कितना हो गया, 26,010, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एनी 75,000 रुपए के एक व्यवसाय शुरू किया, कितने से, ये ओके, कितने से शुरू किया, 75,000 लिख दो, और 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय के बाद जुड़ता है, तो इसमें बी आ गया। बी कितना आया, कुछ समय के बाद, यानी 37,500 रुपए लेके क्या आ गया, बी आ गया। यदि वर्ष के अंत में जो इनके प्रॉफिट है 3:1 के रेशियो में है, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, ओके, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। चलो ये तो पूरा का पूरा 12 मंथ पूरा रहा, 12 साल ए, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये तो हमें पता नहीं। मान लेते हैं कि ये कुछ महीने बाद, मतलब जो भी ये जुड़ा होगा, मान लो कि 3 महीने बाद आया, तो 9 महीने ही तो वर्किंग रहा होगा, कितने में से, 12 में से। अगर ये 12 रहता तो पूरा रहता। मान लो 3 महीने बाद आया होगा तो कितने आएंगे, 9। तो ये 3 हमें घटाना पड़ेगा कि नहीं 12 में से, तो हम इसको बोल सकते हैं ये 12 माइनस एक्स रहा, राइट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करें, फिर ये लाभ के बराबर रख के हम सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 ये 0, इस 0 से इस 0 कट गया, राइट। अब आगे देखते हैं, ये 25 या 75 30 हो गया, ये 25 आपका 12 बच गया, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 देख लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 पंजा और 12 375, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत हो गया, हो जाएगा। अब आपने देखा अभी ये कर सकता है 15 दूनी 30। अब हमारा जो रेशियो बना है, ध्यान से देखना, 24 रेशियो 12 माइनस एक्स, बस शायद यही रेशियो आई थिंक बना है। अब इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 12 माइनस एक्स, और ये अनुपात लाभ किस में है, 3:1 में है, राइट। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3, ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस एक्स, ओके, बराबर 8, माइनस एक्स इधर 8 माइनस 12, तो आप देखेंगे माइनस से x बराबर क्या आ जाएगा, -4, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो ये कह रहा है कि आपसे पूछा है कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो x की वैल्यू कितना हुआ, 4, यही तो हमने माना था, 4 महीने बाद वो शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, 4, यानी वो टोटल 4 महीने बाद शामिल हुआ, ठीक है। टोटल काम कितने किया, 8 महीने किया। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के 68 के बजाय 68 के बजाय 88 दर्ज किए जाते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 68 के बजाय 88 दर्ज किए जाते हैं, यानी कितने बढ़ जाता है, 20। उसके एक्चुअल मार्क इतने थे, लेकिन कैलकुलेशन किस पे की गई, 88। इस कारण कक्षा के औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, आपको पता है 0.5 हुआ तो वो 0.5 सब में बढ़ा होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब यही 20 अंक ही तो बढ़ा है, अगर आपका एक्चुअल में 68 था, 88 20 ही तो अंक है ना। अब 20 हम कितने लोग में बांट दें कि 0.5, अगर एक एक बांटते तो 20 लोग होते, आधा आधा बांट रहे तो 40 है। इसका मतलब फार्मूले भी लिख दिया जाता है बुक में, बस 0.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी में बांटना है,
तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए? 40 हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसे देखना, ए, बी और सी। ए बी की तुलना में दुगना कुशल है। बी क्या है? ए बी की तुलना में दुगना कुशल है। तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, थोड़ी सी ऐसा वैल्यू मानोगे फ्रैक्शन में ना आए, तो आप थोड़ा ज्यादा मान लो, इसको 6 मान लो। ए बी की तुलना में दुगना है तो ये 12 हो जाएगा। ओके, जो सी की तुलना जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी जो मतलब किसकी बात करता है बेटा? बी की, सेकंड पर्सन की बात करता है लैंग्वेज में। यानी बी सी की तुलना में 3 गुना, अगर ये 3 गुना है तो सी कितना रहा होगा? 2 गुना रहा होगा, है ना। आप ये एक मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में ये सब जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा आपको एक एब्सोल्यूट डेटा मिल जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे ये 2 से कैंसिल है, 1, 3 और 6, अभी हो गया। यदि सी अकेले कार्य 30 दिन में करता है, यानी सी अकेले कार्य 30 दिन में करता, कितने दिन में? 30 दिन में, तो वे कितने दिनों में एक साथ पूर्ण करेंगे? तो आपको पता है वर्क इफिशियंसी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके, तो हमें वर्क चाहिए टोटल। इफिशियंसी किसकी है? सी की, 1 है। ओके, और वर्क हमें पता नहीं, काम कितने दिन में करता? 30, तो वर्क टोटल कितना आ गया? 30। अब क्या है? 30 वर्क है, तीनों लोग को मिल के करना है, तो 6, 3 9, इफिशियंसी 1, 10 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? 3। अगर तीनों मिलके करेंगे तो ये 3 दिन में काम को फिनिश कर देंगे, राइट ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर आप 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलेंगे, 4 घंटे में आप डिस्टेंस कितना तय करेंगे? 1000 किलोमीटर। और 1 घंटे 40 मिनट की समान दूरी तय करने के लिए इसकी गति क्या होगी? वही स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 घंटे को अगर हम क्या करें, 1 घंटे प्लस 40 मिनट को घंटे में बना लें, तो ये आप देखेंगे 2 और 3, 5/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/3, राइट ना। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, तो ये 200 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 600 किलोमीटर प्रति घंटे ख्याल से चलना पड़ेगा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठहराव को छोड़कर ये एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। ओके, 60 मिनट में ये 45 किलोमीटर जाती है। मेरी बात समझना, यदि 36 किलोमीटर तय करती है और ठहराव सहित, यानी मतलब रुक के चलती है, तो 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? मेरी बात सुनो, अगर ये 45 किलोमीटर जाती है ना, इसको टाइम लगता है 60 मिनट। 1 किलोमीटर अगर हम निकाल लें तो बेटा ये टाइम होगा 60/45, मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम ले रही है? ओके, तो एक, लेकिन हमें कह रहा है कि किसका निकालना है? 36 का निकालना है 1 घंटे में। तो 36 से यहाँ हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे 15 चौका 60, 15 तियां 45 और 12, यानी कितने मिनट लगेंगे? 48 मिनट। हमने 1 किलोमीटर का पहले निकाला, इतने टाइम लगते हैं। हमने फिर 36 किलोमीटर का निकाल लिया, कितने टाइम लग रहे हैं? 48। अब देखो, पहले वो जब नहीं रुकता था, बस का कोई स्टॉपेज नहीं था, वो 60 मिनट में 45 जाता था, लेकिन बस ने स्टॉपेज लिया तो 36 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अब उसको टाइम कितना लग रहा है? 48 लग रहा है। तो कितने स्टॉपेज बनेंगे? 12 स्टॉपेज वो लिया होगा, 12 मिनट का स्टॉपेज लिया होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तभी ये क्या है? डिस्टेंस कम चली है। कैसे किया आप एक बार समझेंगे। 45 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड, जब वो स्टॉपेज नहीं होती तो उनको 60 मिनट लगता है बस को। 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 60/45, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कितने का? 36 का। 36 से मल्टीप्लाई करो तो कितना लगेगा? 48 मिनट लगेगा। ओके, 36 मिनट चलने के लिए उनको 48 मिनट लगेगा अगर वो स्टॉपेज नहीं लेती है। लेकिन उसको लग कितना रहा? 60, बिकॉज वो स्टॉपेज लेती है। तो नॉर्मल 60 और 48, 12 मिनट का स्टॉपेज होता है।
ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। आयत की लंबाई, लेंथ और ब्रीथ क्या है, 6:5 है, राइट। इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। एरिया आपको दिया गया, लंबाई हमें क्या है 6x और 5x मान लो, तो आप देखेंगे 6x और इंटू 5x, मेरी बात समझना, आपका ये आ जाएगा 6750। अब इसे पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, हमें चौड़ाई और एरिया का अनुपात लेना है, ठीक है। लेकिन ये x के टर्म को हटाना पड़ेगा, तो एक बार देख लेते हैं। 30 से x स्क्वायर 6750, 0 से 0 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आप देखें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक्स बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यही तो ना। चौड़ाई क्या है 5 इंटू 15, तो चौड़ाई 75 हो गया। आप 5 इंटू ऐसे लिख लो। फिर आपका क्षेत्रफल क्या है 6750। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना। देखते हैं कैसे कटेगा। 5 से पहले काट दो, 5 1 जा 5, 5 या 15 है ना, 13 5 50 25 हो गया। अब फिर 5 से काटो, थोड़ा से काटना पड़ेगा। अच्छा 75 से भी कट जाएगा, क्योंकि इधर देखो 1 है। ये 75 दूना 150, नहीं, कितने से कटेगा, चलो देख ही लेते हैं कितने से। 5 1 जा 5, 5 या 15 50 25, ठीक है। वो सॉरी ये 15, ओके। तो 5 से काटने के बाद ये 15, तो ठीक तो हो गया। 15 नहीं है 135, ओके 190, ठीक है। ये 75 नहीं है, हमने 75 समझ लिया था इसको, राइट। तो 15, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आंसर देखेंगे जो रेशियो निकलेगा 1:90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ मूव करते हैं। 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों के संख्या के अंकों के योग का गुणनफल है। तो कोई नहीं, हमने आपको पहले बताया था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100, बड़ी से बड़ी क्या होती है 9999। इसको हमने कहा 11 से ये भाग जाना चाहिए, तो आप इसको भाग करेंगे पहले 11 से, तो कितना कम पड़ रहा है इसको, तो उतना हम जोड़ देंगे। तो 11 9 जा 99, राइट। आप देखेंगे ये 1 यानी 10, कितना है 10 है। इसको 11 बनाना कितना जोड़ना पड़ेगा 1, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा 1, जो 11 से भाग चली जाएगी। इनका डिजिट का सम लेना है, फिर कह रहा है इनके डिजिट का क्या करो सम लो, तो देखेंगे 2 आ गया आपको ज्यादा। अब 13 से सबसे छोटी संख्या 13 से, यही 1000 ही हम रखेंगे। 13 सत्य क्या होगा 91, राइट। 9 बजे या 0, यहां भी 90 है, 90 किससे भाग जाएगा 90 एक और 91 अगर एक कर दें, यहाँ एक और जोड़ दें 91 कर दें, तो ये भी भाग चला जाएगा। मतलब यहाँ भी छोटी संख्या यही है 4 अंक की, ओके। इनके डिजिट का सम करेंगे 2, फिर इन दोनों का मल्टीपल करना, तो देखेंगे कितना आएगा 4। समझो क्वेश्चन क्या था, 11 अंक 11 से भाग करना है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1001 के दोनों डिजिट सम क्या हुए 4। फिर 13 के भी 4 अंकों की छोटी संख्या यही है 1001 हमने देखा, तो इसका भी डिजिट सम क्या हुआ 2, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, तो रिजल्ट क्या हो गया 4 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा 20 क्वेश्चन हो गए, आप देख पा रहे हैं। अब रीजनिंग के 54 क्वेश्चन है। आप जरूर कमेंट करना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2019 कांस्टेबल में पूछा गया है। 54 क्वेश्चन हम इसकी भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे कि और शिफ्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर के और कांस्टेबल के क्वेश्चन चाहिए मैथ रीजनिंग के, जरूर कमेंट करना, शेयर भी करना, ये चैनल आपका ही है, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू।